Hello friends, welcome to Bo Thakur's IAS Academy YouTube channel. This is second part of Assam Budget 2. कल के वीडियो में हमने बजट क्या होता है, बजट की डेफिनेशन को देखा, टाइप्स ऑफ बजट्स को देखा, समझा और बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं जो आपको जान लेने चाहिए, वो भी हमने कल के वीडियो में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम बजट के जो मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें किस सेक्टर में कितना पैसा एक्सपेंस किया जाएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ये डिटेल्ड वीडियो रहेगा आसाम बजट के ऊपर। इन यस्टरडेज वीडियो वी जस्ट ब्रीफ्ड आउट अबाउट आसाम बजट एंड वी लर्न बेसिक बजट होता क्या है, कैसे हम बजट को समझ सकते हैं, ये हमने कल के वीडियो में देखा था। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। अब हम क्विकली सिनॉप्सिस देख लेते हैं कल के वीडियो में हमने क्या देखा था। तो हमने बजट का डेफिनेशन कल पढ़ा था। इट्स सिंपल डिफाइंड एज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड टाइम सेट रहेगा। मान लीजिए अभी हमें एक साल के लिए बजट निकालना है, तो ये एक साल जो है हमारा फिक्स टेन्योर हो गया। उसके बाद एस्टिमेट मतलब कि एस्टिमेशन निकाला जा रहा है कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। तो सिंपल सा ये एक स्टेटमेंट हो गया। आप जैसे बैंक में अपना स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें आपका क्रेडिट और डेबिट दो ऑप्शन होता है, तो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो उसी तरीके का ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो कि प्रेडिक्ट किया जाता है एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये बजट हो गया। कल हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट के बजट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या फिर दो अकाउंट्स में ये सारे बनाए जाते हैं, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। अब ये दो क्यों होते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कोई भी आती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं आती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, 4 से 5 साल के लिए आती है। मेजर होता है 5 साल, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं, इसलिए हम मतलब कि जनरल 5 साल होता है। अब इन 5 साल में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बजट हम बना दिए। अब बजट हर साल आता है, हम ये भी जानते हैं, बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट, हर साल बजट आना है। तो इनको ये जो प्लानिंग करनी होती है, पूरे 5 साल की प्लानिंग करनी होती है। अब कुछ काम इनके होते हैं जो कि रेगुलर होने हैं। मान लीजिए स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर रेगुलर खर्चे होने हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, मेंटेनेंस करना है, तो वो सब रेगुलर खर्चे हैं। तो वो हमारे करंट जो खर्चे हैं या फिर रेगुलर खर्चे हैं वो रेवेन्यू वाले सेक्शन में आएंगे। वहीं जो लॉन्ग टर्म जहाँ पर एसेट क्रिएशन है, मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कोई हॉस्पिटल बिल्ड करना है, रोड बिल्ड करना है, रेलवे लाइन बिछाना है या फिर एयरपोर्ट बिल्ड करना है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल या फिर एसेट बन रहा है। तो वो जो पूरा बजट जो भी अमाउंट लगना है या आना है या जाना है, वो सारे कैपिटल वाले सेगमेंट में आएगा। ये सब हमने कल के वीडियो में समझा था। अब हम क्विकली देख लेते हैं कितना पैसा इस सेशन में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस बजट 1,19,028 करोड़, ये फिगर करोड़ में दिए गए हैं, इतना करोड़ रिसिट होने वाला है, यानी कि रिसीव होने वाला है। एक तरीके से गवर्नमेंट कई सोर्सेज के थ्रू ये पैसे अपने फंड्स में, अपने खाते में लाएगी। गवर्नमेंट का अकाउंट क्या है? कंसोलिडेट फंड। कल हमने देखा था कई तरीके के फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं। एक कंसोलिडेट फंड होता है, एक हमारा कंटिजेंसी फंड होता है, एक होता है पब्लिक अकाउंट। अलग अलग तरीके के अकाउंट है गवर्नमेंट के पास। तो कंसोलिडेट फंड जो होता है, जहाँ से सारा रेगुलर काम होना है, ये जो पैसे आएंगे ये पैसे कंसोलिडेट फंड में आएंगे, और यहाँ से जो एक्सपेंडिचर भी होने हैं वो कंसोलिडेट फंड से ही एक्सपेंस होंगे। दूसरा हमारा कंटिजेंसी फंड का जो अकाउंट होता है, कंटिजेंसी फंड हमेशा एक इमरजेंसी काइंड ऑफ अकाउंट होता है। आपके पास भी जैसे कुछ पैसे होते होंगे तो आप कुछ पैसे बचा कर रखते होंगे कि इमरजेंसी पीरियड में हम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी एक अकाउंट होता है जो कि अपने फंड्स कुछ रखती है, कुछ इमरजेंसी के केसेस में, सिनेरियोज़ में वो पैसे को यूज़ किया जाता है। टॉकिंग अबाउट दिस पब्लिक फंड्स अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि पब्लिक से जो पैसे लिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो पब्लिक फंड्स में ऐड होते हैं। अब हम बात करें टोटल रिसिट्स की, तो ये किस किस डिपार्टमेंट से आएंगे ये यहाँ पर मेंशन है। दीज आर ऑल जस्ट फैक्ट्स, यू कैन रीड आउट योरसेल्फ। नॉन टैक्स रेवेन्यू से इतना आएगा, शेयर सेंट्रल टैक्सेस से इतना आएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से इतना पैसा आएगा, पब्लिक डेट से इतना आएगा। सो दीज आर दी फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रुपीज़ कहाँ जाएगा, यानी कि जो पैसे तो आ गए हैं, पैसे हमने देखा इतने पैसे आने हैं, 1,19,028 करोड़। अब पैसे ये कहाँ खर्च होने हैं, यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है, 1,19,551 करोड़ रुपए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि खर्चे कम, जो हमारे रिसीप्ट है वो कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है, जो बजट है वो डेफिसिट होगा। डेफिसिट यानी कि कमी हो जाएगी, पैसों की कमी होगी, लेकिन काम तो पूरा करना है। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास अगर कोई काम करना है, पैसे की कमी हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी से बोरो कर लीजिए, दो क्या एक ही ऑप्शन होता है जनरली, यू कैन बोरो और टेक लोन। लोन भी एक तरीके का बोरोइंग भी हुआ। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, इफ़
पैसे जो कम पड़ रहे हैं उनके काम के लिए, तो वो भी बोरो करती है। बोरो कहाँ से करती है? बोरो करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे वर्ल्ड बैंक हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से ये पैसे बोरो किए जा सकते हैं। इवन पब्लिक से भी बोरो की जाती है पैसे। कैसे? जब ये बॉन्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो पब्लिक को दिया जाता है और पब्लिक से पैसा लिया जाता है ताकि इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पैसे को एक्सपेंस किया जा सके। सो दीज आर अगेन सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीडेड टू नो। अब हम आते हैं स्टेट्स इकोनॉमी पे। तो यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है अलग अलग ईयर में कितना रहा है। जैसे नेशन का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का होता है, उसी तरह एक स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नाउ ये नेशन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अगर सिंपल टर्म्स से हम समझें तो अगर इंडिया का नेशनल बाउंड्री जो है, बाउंड्रीज़ है, इस बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी वैल्यूएशन है, अगर हम ऐड कर दें उस अमाउंट को, तो वही हमारा जीडीपी हो जाता है। सिमिलरली स्टेट के बाउंड्री के अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके समेशन को हम जीएसडीपी कह देते हैं। तो ये सारा अमाउंट शो किया गया है। अगर हम बात करें 2016 to 17 की, तो 2,54,321 करोड़ रुपीज़ थे जीएसडीपी। अगर हम रिसेंट की बात करें सो इट्स इक्विवेलेंट टू 4,33,925 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है परसेंटेज ऑफ चेंज ओवर प्रीवियस ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रीवियस ईयर को समझना। ये जो चेंज दिखाया जा रहा है, ये शिफ्ट दिखाया जा रहा है, ये परसेंटेज में है और रेफरेंस क्या है इसका? प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 13.89% चेंज आ रहा है तो ये कहीं इनसे कंपेयर किया गया है, नहीं, जस्ट विद द प्रीवियस ईयर। अगर हम ये शिफ्ट की बात करें तो ये भी प्रीवियस ईयर का शिफ्ट दिखाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो सबसे नॉमिनल शिफ्ट है, 0.95% का शिफ्ट है, ये यहाँ पर बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। रीज़न क्या है? कोविड वॉज द रीज़न। हमारा कोविड वायरस पूरे देश में था, सो उसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाया था। दैट्स वाई यू कैन सी द नॉमिनल शिफ्ट इन ईयर 2020 एंड 21। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसका जो शिफ्ट है जीएसडीपी का, वो 13.89% है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू नो। अगला हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? टोटल मतलब सिंपल सा हो गया, अभी हमने देखा कि एक सेशन में कितना पूरा पैसा अलग अलग एक्टिविटीज़ में खर्च होने हैं, और कैपिटल यानी कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर जहाँ पर एसेट क्रिएशन है, वहाँ पर जो पैसे खर्च होने हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है, मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज आया है। इसका मतलब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया से हो रहा है। अगर हम 2015-16 की बात करें तो 2,951 करोड़ रुपीज़ ही था, वही अब यहाँ पर 5 से 6 साल में 14,630 करोड़, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, एविएशन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं स्टेट में। तो ये शो करता है यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रेट है। मूविंग फर्दर, कल के वीडियो में हमने देखा था ये फ्लैगशिप स्कीम्स थी, 18 फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है जिन पे पैसे लगाने हैं, जिनको आगे बढ़ावा देना है ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं, इनको हमने कल ब्रीफ में देखा था, बहुत शॉर्ट में ही समझा था। आज हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे, किस सेक्टर में कितना, कहाँ पर कितना पैसा जाएगा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा फिर से हम इसको ब्रीफ आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक सेक्टर वाइज हम देखेंगे इन फ्लैगशिप स्कीम्स में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला है क्रिएटिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स। ग्रोथ कॉरिडोर्स क्या होता है? कल हमने देखा था, मतलब कि ऐसे रास्ते, ऐसे रूट्स क्रिएट करने जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, वहाँ का अगल बगल का एरिया डेवलप्ड हो जाए, तो इससे बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होता है उस लोकल एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं। क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। अब आसाम हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर उनकी अपनी एक कल्चर है, इंडिजिनस कल्चर है, वहाँ से खुद डेवलप हुआ कल्चर है। तो उस कल्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ काम किए जाएंगे, वो यहाँ पर एक पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 लाख यूथ्स। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में, हर जगह दिक्कतें हो रही हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव दिया जाएगा और अरुणोदय। ये सब सारे स्कीम्स के बारे में भी हम डिटेल में सेक्टर वाइज आगे देखेंगे। प्रज्ञान भारती, सीयूज एग्जाम अभियान, सुस्वस्थ समृद्धि मिशन, वसुंधरा,
स्टैंडिंग विथ आवर एम्प्लॉयज़, क्लाइमेट रेजिलिएंस, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, पावरिंग असम, यहाँ पर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हम देखेंगे। क्रिएटिंग इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टार्टअप्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब देखेंगे हम। तेजस्वी एडू इंफ्रा फंड्स, यहाँ पर एजुकेशन के लिए कुछ किसी को लोन चाहिए, कुछ फंड चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। यूथ कमीशन एंड मुख्यमंत्री विकास, ये सारे फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारे स्कीम्स अभी नए हैं, इस साल सारे स्कीम्स इसी साल अनाउंस नहीं हुए हैं। कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं पहले के भी हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग में हैं, इनको थोड़ा इंप्रूव किया गया है, थोड़े चेंजेस लाए गए हैं, कुछ तो एज इट इज़ हैं जिनको आगे बढ़ाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट व्हेनेवर इट कम्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हर साल नए नए स्कीम्स, हर साल नए फ्लैगशिप स्कीम्स नहीं लाए जा सकते हैं। देयर शुड बी सम ओल्डर स्कीम जो कि लंबे समय तक चल रहे हैं। कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में चलते हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। बट ऑल्दो यहाँ पर सारे जितने मैक्सिमम हैं लॉन्ग टर्म्स के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। हम बात करें मेजर अनाउंसमेंट्स की, तो अनाउंसमेंट मतलब कि किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा काम होने हैं। तो टी एंड रिवर टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने हैं, यहाँ से बहुत अच्छा इकोनॉमिक हेल्प मिलता है। नेटवर्क बढ़ाना है, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड्स बनाने हैं, बूस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सर्किट हाउस, वन जनरल वन बजट, एक्सरसाइज रिफॉर्म्स, ये डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है। स्वनिर्भर नारी, मतलब कि ये सारे जितने हैं अनाउंसमेंट किए जाए हैं, इनको हम एक एक करके अभी आगे देखेंगे सेक्टर वाइज, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट बजट में किए गए हैं कि यहाँ पर बहुत स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ड्रास्टिकली, बहुत बढ़िया से, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11,100 करोड़ रुपए है। और ये पैसे कहाँ खर्च होने हैं, ये बहुत सारे, जैसा कि हमने बताया, बजट जो भी होता है ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है। पब्लिक का वेलफेयर कहाँ पर है, बेसिक नीड्स क्या है हमारी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये जो पैसे खर्च होने हैं सोशल एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रूरल कनेक्टिविटी, रोड्स हो गया, एग्रीकल्चर और एंसिलरी एक्टिविटीज़ में खर्चे होने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट स्टेट्स, इस पर भी 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड्स के थ्रू भी 2,000 करोड़ रुपीज़ खर्च होने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का ब्रीफ आउट है, इसको डिटेल में आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है रोड्स एंड ब्रिजेस का। तो 4 नए स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं रोड के कंस्ट्रक्शंस के लिए। ये चारों कुछ नए नहीं हैं, कुछ पहले से काम चल रहे हैं किन्हीं किन्हीं स्कीम्स में और कुछ नए हैं। तो पहले स्कीम की बात करें हम तो मुख्यमंत्री पाकीपथ निर्माण अचानी, इसके अंडर में 3,000 किलोमीटर्स के रोड बनने हैं और इसके लिए 2,550 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात करें हम तो मुख्यमंत्री मंत्री उन्नतो पाकीपथ निर्माण अचानी, इसके अंडर में 1,350 किलोमीटर रोड बनने हैं और पैसा जो बजट इसके लिए अनाउंस किया गया है 1,485 करोड़ रुपीज़ है। तीसरा जो मेजर स्कीम है रोड डेवलपमेंट के लिए वो है मुख्यमंत्री मुथुराई पोकीकरण अचानी। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द रॉन्ग नेम्स, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बट येस दीज आर द स्कीम विच आई मेंशन ऑन द स्क्रीन। इसके अंडर में 500 किलोमीटर्स का रोड बनना है और जो बजट है 1,107.78 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। आखिरी जो रोड के लिए स्कीम है मुख्यमंत्री पथ नवीकरण अचानी, इसके अंडर 2,000 किलोमीटर्स का रोड बनना है और इसके लिए 320 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री मुथुराई पोकीकरण अचानी है, इसके अंदर में जो हमारे ऑल वेदर रोड्स है, ऑल वेदर रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा। ऑल वेदर रोड्स यानी कि जो चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, कोई भी मौसम में वो रोड्स बढ़िया से काम करेंगे, ठीक है। रोड्स के अलावा 2 मेजर ब्रिजेज़ हैं जिसके लिए भी पैसे सैंक्शन किए गए हैं, अराउंड 1,023 करोड़ रुपीज़। ये कहाँ कहाँ पर बनने हैं ब्रिजेस, सुबानसिरी एट दुनागुरी एंड लुइट, तो ये जगहों का नाम है, इसके लिए भी पैसे सैंक्शन किए गए हैं। नाउ एविएशन सेक्टर में रिडक्शन ऑफ 1% ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स 1% रिड्यूस किया गया है, किसमें, टरबाइन फ्यूल में। टरबाइन फ्यूल मतलब जिस फ्यूल से एविएशन या फिर एयरप्लेन चलती हैं उसमें 1% का टैक्स रिडक्शन किया गया है। अब इस टैक्स रिडक्शन से क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल होगा वो रिड्यूस होगा। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर रिड्यूस होता है तो जो फेयर होते हैं, फेयर ऑफ टिकट्स या फिर टिकट के जो भी प्राइस होते हैं वो रिड्यूस होंगे, तो थोड़ा सा चीपर पड़ेगा पैसेंजर्स को पहले के कंपैरिजन में। इसके अलावा चीपर एयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी गुवाहाटी से लखीमपुर, डिब्रूगढ़, सिलचार और तेजपुर, इन रूट्स पे कोशिश की जाएगी कि जो भी एयर फैसिलिटीज़ हैं, जो भी एयर के लिए टिकट्स लगती हैं थोड़े सस्ते पड़े लोगों को, ताकि लोग ट्रैवल कर सकें इजीली। और एविएशन की बात करें तो नए एयरपोर्ट्स को भी सैंक्शन किया गया है अंगलोंग, सिलचार के, और
नए 3 नए हेलीकॉप्टर्स हेलीपोर्ट्स होते हैं, वो नगौन, गलेकी और हैफलॉन्ग में प्रपोज किए गए हैं। अब इन सब काम के लिए लगभग 156 करोड़ रुपए दिए गए हैं, एक्विजिशन ऑफ 50 एकर्स ऑफ लैंड। अब एक जोहरत एयरपोर्ट बनना है, इन सब काम के लिए नहीं, हालांकि एक जोहरत पे एयरपोर्ट बनना है। इस एयरपोर्ट के लिए 50 एकड़ का लैंड का ज़रूरत है। अब 50 एकड़ लैंड्स लेने के लिए, वैसा तो है नहीं कि सारा लैंड गवर्नमेंट का है, सम पीपल माइट बी ऑलरेडी लिविंग ओवर देयर, तो उनको लेने के लिए या फिर इस लैंड को अक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने 156 करोड़ रुपीज़ का बजट सैंक्शन किया है। मतलब इन पैसों को उन लोगों को दे के ये लैंड अक्वायर किया जाएगा और वहाँ पर एयरपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं 870 एकड़ लैंड अक्वायर करने के लिए, जहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा सिलचार में। अब यहाँ पर ये डिफरेंस रेट्स में आ सकता है क्योंकि लैंड का वैल्यू अलग जगह पे अलग अलग होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कि उतने कम एरिया के लिए इतना ज़्यादा पैसा दिया गया है और ये इतने ज़्यादा एरिया के लैंड एरिया के लिए इतना कम पैसा दिया गया है। रीज़न सिंपल सा है, लैंड वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, सो दिस इज़ द रीज़न। वाटरवेज, तो वाटरवेज के लिए 13 स्मॉल टर्मिनल और नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्र पे 13 नए टर्मिनल बनने हैं। कहाँ पर नाम है उमानंद, उजान बाज़ार, कुरुआ, गुईजान, गाघोर, कचारी, ग्वालपारा, नॉर्थ गुवाहाटी, आफालामुखुप, निमाती घाट, मतमोरा एंड दिसांगमुख। तो ये यहाँ पर इन जगहों पे छोटे छोटे 13 नए टर्मिनल्स बनने हैं। कहाँ पर? वाटरवे 2 नेशनल वाटरवेज बहुत सारे हैं, तो ये नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र पे हैं, वहाँ पर ये नए टर्मिनल्स बनने हैं जहाँ पर लोग ईजीली ट्रैवल कर सकें या फिर आ जा सकें, ठीक है। मूविंग फर्दर द नेक्स्ट सेगमेंट, यहाँ पर अब हम कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पुराने से रिलेशन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो लचित बोरफुकन समाधि, इनके लिए एक समाधि बनाई जा रही है। अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ही अहोम एक जनजाति है, अहोम के जनरल रहे हैं, जिन्होंने 1672 में जब मुग़ल का इन्वेजन हुआ था असम में, तब इन्होंने उनसे लड़कर उनसे जीत हासिल की थी और वहाँ के लोगों को बचाया था, किससे? मुग़लों से, ठीक है। तो इनकी याद में एक जो लचित बोरफुकन समाधि है उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा, उसको अच्छा बनाया जाएगा और साथ ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी जो कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ताकि लोग इनके बारे में और अच्छे से जान पाए। तो और इसके अलावा 7 करोड़ रुपए अल्लूबाई वॉर मेमोरियल के लिए बनाया जा रहा है और 10,000 अहम मार्टर्स को, जो कि ये ऑनर करने के लिए पैसे सैंक्शन किए गए हैं जिन्होंने जंग लड़ी है कि न किसी समय में, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस जोहरत जेल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रीडम फाइटर के मेमोरियल पार्क में बनाया गया है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रेनोवेट की जा रही हैं, जैसे जोहरत जेल हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रीडम फाइटर मेमोरियल पार्क हो गया, मनीराम दीवान समाधि हो गया, गोमधार कोनवार समाधि हो गया। तो इन सब को रेनोवेट करने के लिए भी पैसे सैंक्शन किए गए हैं। और इसके साथ ही एक सरना धर्मा, इसको भी प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे सैंक्शन किए गए हैं। तो ये एक सरना धर्मा क्या है? ये सीधी से एक रिलीजन है जो कि वैदिक कल्चर को ना मानकर भक्ति या फिर डिवोशन में मानता है। डिवोशन किसके? लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में ये मानता है। तो इस रिलीजन को, एक सरना धर्मा को बहुत सारे हिंदू और नॉन हिंदू भी फॉलो करने लगे हैं। तो इसके प्रोजेक्शन के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें सोशल वेलफेयर की, तो सोशल वेलफेयर में सबसे पहले हम आते हैं आसाम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। इसके अंडर में 7 डिस्ट्रिक्ट, आसाम के 7 डिस्ट्रिक्ट में कुछ रिइंबर्समेंट किए जाएंगे। उसके अलावा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 लोन बोरोवर्स को छूट दी जाएगी। मतलब कि क्या होता है एनपीए तब जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से, और उस लोन को वापस करने में सक्षम नहीं है, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर छूट लोगों को दी जा रही है इसके अंडर में, और इस स्कीम के लिए 2500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, ठीक। अब हम ओरोनरोई के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कीम पुराना स्कीम है, बहुत नया, इस साल का स्कीम नहीं है। ये 2020 में लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2020 में ये स्कीम लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में 830 रुपये सबको, मतलब कि जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको देना था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, और ये लगभग 17 लाख फैमिलीज़ को अराउंड दी जा चुकी हैं। लेकिन अब इस साल इस स्कीम को अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड करने में क्या किया गया है? ₹1250 पर मंथ
अगले फाइनेंशियल ईयर से सबको दिया जाएगा। और साथ ही 250 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि अगर आपका 200 यूनिट बिजली बिल आ रहा है तो 50 यूनिट तक पे आपको 250 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। ये सब्सिडी आपको मिल रही है जो भी वहाँ पर पुअर पीपल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये स्कीम पहले का और इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? सोशल वेलफेयर होगा यहाँ पर, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। कल्चर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं जो कि इंडिजिनस है, वहाँ पर खुद ट्राइबल कल्चर्स हैं और अलग अलग गेम्स हैं, डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं। तो उनको प्रिजर्व रखने के लिए भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है इस बजट में। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस 10 कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को भी प्रोवेंसाइज किया जाएगा। तो ये कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। वी नो दिस इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। अगर इस कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो धीमे धीमे सारे कल्चर्स वैनिश हो जाएंगे। एज वी नो, बहुत ही सिंपल हम देख रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, और इसके चक्कर में जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है, वी आर फॉरगेटिंग डे बाय डे। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में 433 स्कूल्स खोले जाएंगे टी गार्डन्स के एरिया में। टी गार्डन्स के एरिया में क्यों खोले जा रहे हैं? ताकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर नेचर और लोकल जो भी वहाँ पर काम होते हैं उनसे भी अवगत कराया जा सके। इसके अलावा 117 मॉडर्न हाई स्कूल इन गार्डन्स में भी खोले जाएंगे, और बाकी 2.9 लाख हाउस होल्ड को, ये एजुकेशन का पार्ट नहीं है, जल जीवन मिशन के अंडर में किए जाएंगे। मतलब कि 2.9 लाख हाउस होल्ड अभी बचे हुए हैं। इनके अलावा जल जीवन मिशन के अंडर में सब कवर किए जा सके हैं। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन सिंपल है कि सबको एक ड्रिंकेबल वाटर, टैप वाटर प्रोवाइड किया जा सके सबके घरों में। अब कहने को तो 97% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, लेकिन फिर भी कितना पानी पीने योग्य है? तो उसी पानी को सबके घर में टैप के थ्रू पहुंचाना जल जीवन मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। तो आसाम में 2.9 लाख हाउस होल्ड अभी भी बचे हुए हैं जिनको 2022 से 23 तक कवर कर लेना है। ठीक है। ये एजुकेशन का पार्ट नहीं है, बट हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला है लॉन्च ऑफ मिशन ज़ीरो ड्रॉप आउट। अब ड्रॉप आउट क्या है? क्या होता है? बच्चे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ फाइनेंशियल इश्यू की वजह से, कुछ घर के इश्यू की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिनको स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बाहर निकलना पड़ता है, या तो फिर वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको घर में सपोर्ट करना होता है, या फिर बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीज़न होते हैं जिसके कारण वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अब ये मिशन के अंडर में कोशिश किया जाएगा कि जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, फीस का दिक्कत ना हो, कपड़ों का दिक्कत ना हो, बुक्स की दिक्कत ना हो, और उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर पढ़ाया जाए, स्पेशली वनरेबल गर्ल चाइल्ड को। ठीक है। लास्ट में हमारा आता है महाप्रभु जगन्नाथ कम्युनिटी एंड स्किल सेंटर, जहाँ पर 800 टी गार्डन बनाए जाएंगे टी ट्राइब को स्किल करने के लिए, मतलब उनको सिखाने के लिए जो भी टी बेस्ड काम होते हैं, चाय पत्ती उगाना, उसको फिर प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, सारे काम को इन स्किल सेंटर्स पर सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एजुकेशन में भी आगे हम बढ़ेंगे, प्रज्ञान भारती स्कीम। प्रज्ञान भारती की स्कीम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। इस स्कीम के अंदर में फ्री टेक्स्ट बुक, हॉस्टल, मेस, फीस वेवर्स, एडमिशन फ़ी वेवर्स, बिलो पावर्टी लाइन, मतलब जो भी स्टूडेंट्स पावर्टी लाइन के नीचे हैं, स्पेशली फीमेल चाइल्ड, उनको ये सारी सुविधाएं, टेक्स्ट बुक दी जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, फ़ीस नहीं लिया जाएगा उनसे। और जो स्टूडेंट बहुत मेरिटियस है, मतलब 60%, अभी स्कीम के अंडर में स्पेसिफाई किया गया है, जो फीमेल चाइल्ड 60% ऊपर से लाते हैं उनको स्कूटी भी प्रोवाइड की जाएगी स्कूल। ठीक है। और इसके अलावा 10,000 रुपीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी लड़कियों को जो फिर कुछ स्पेसिफिक, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट इज़ आरोहन रीलॉन्च। अब आरोहन क्या है? आरोहन भी बच्चों के लिए है, क्लास 9 बच्चों के लिए है, ताकि वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आगे जाके पढ़ सकें। इनके लिए भी एक स्कीम बनाई गई है, उसको रीलॉन्च किया गया है। ये पहले का ही स्कीम है। और इसके साथ ही 2,000 रुपये सारे स्टूडेंट्स को बुक्स और मोबिलिटी ग्रांट्स दिए जाएंगे, जो कि लगभग 1 लाख रुपये पर डिस्ट्रिक्ट इस काम के लिए अलॉट किया गया है। एनवायरनमेंट की बात करें हम तो सेज एग्ज़ाम अभियान, इसके अंडर में आसाम के ग्रीन कवर को बढ़ाया जाना है। आसाम का ग्रीन कवर लगभग 36% टू 38%, अभी 36% है, इसको 38% तक 5 साल में बढ़ाया जाना है। इसके साथ ही 100 CNG बसेस को लाया जाएगा और 250 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में। नाउ व्हाई द CNG बसेस आर बीइंग प्रोवाइडेड ओवर हियर? ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। वी नो जनरली क्या होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो पेट्रोल है, डीजल है, इनसे गाड़ियाँ चलती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। उनको रोकने के लिए CNG बसेस या फिर इलेक्ट्रिक बसेस अब लाए जा रहे हैं। इनके अलावा रिनोवेशन ऑफ 241 एंटी पोचिंग कैंप्स। पोचिंग क्या होता है?
एंटी पोचिंग मतलब कि इलीगल तरीके से जंगल के जो भी जानवर होते हैं उनको मार देते हैं लोग, तो उसको रोकने के लिए ये एंटी पोचिंग कैंप्स बनाया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं मिस कर गया, मियावाकी मॉडल के थ्रू ये जो ग्रीन कवर है आसाम में बढ़ाया जाएगा। तो मियावाकी मॉडल क्या होता है, इसमें 1 स्क्वायर मीटर, मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर है, इस एरिया में 2 से 4 के बीच में 2 से 4 पेड़ लगाए जाते हैं जो कि सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। मतलब कि एक बार ये लगा दिया गया, ये इसको बहुत देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और ये एरिया 2 से 3 साल के अंदर में ये पेड़ बड़े हो जाते हैं और कई तरीके से हेल्प करते हैं उस एरिया में। लाइक टेम्परेचर रिड्यूस रहता है वहाँ का, ये एक बहुत ही ज़्यादा कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। हम जानते हैं पेड़ का काम क्या होता है, ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस साइंटिफिक आप जानते ही हैं। इनके अलावा 35 किलोमीटर्स एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर्स मतलब कि जो भी एनिमल्स होते हैं जंगल में वो इजीली क्रॉस ओवर कर सकें, रोड्स में ना आए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। इनके लिए 4,865 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए गए हैं और 832 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके लिए भी 48 करोड़ रुपीज़ बजट में बनाए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 7 नए कैंसर हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में बनाए जाएंगे। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 10 कैंसर हॉस्पिटल को पास किया गया है, जिसमें से 7 डिब्रूगढ़ में आएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम को कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनने हैं। अगला है रोबोट सर्जरी यूनिट एनमार्क एंड स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ अब रोबोटिक सर्जरी को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपीज़ पैसे यहाँ पर बजट में बताया गया है। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस बनने हैं, शिवसागर, करीमगंज और गोपालारा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है। इसके अलावा और जगह पर धेमाजी, बोनगाईगांव, मौरीगांव, गोलाघाट एंड तमूलपुर, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेजेस भी बनने हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिशन वसुंधरा क्या है, लैंड रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि किसका कौन सा एरिया है, किसका कौन सा लैंड है, उसको डिजिटल पोर्टल पे अपडेट करना। तो ये एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारे लैंड का सिस्टम, लैंड रेवेन्यू हो गया, किसका कौन सा लैंड है, सबको डिजिटली अपडेट करना है, एक तरीके से डिजिटल डेटा बनाना। ठीक है। इसके अलावा IT पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे ताकि मेडिकल रिइंबर्समेंट हो सके। सबका हेल्थ इंश्योरेंस होता है जैसे, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई बीमार होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसे लगने होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनी देती है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट देगी। लेकिन अब उस पैसे को रिइंबर्स कराना या फिर पैसे वापस लेना या फिर ट्रीटमेंट के लिए पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर IT पोर्टल बनाया गया है, जिसके हेल्प से लोगों को आसानी हो जाएगी मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम करना। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए दिया गया है मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकल्पों। अब क्यों दिया गया है, ताकि क्लीन एनर्जी को जनरेट किया जा सके। आज के समय में रीन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होंगे तो एनवायरनमेंट में कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज़ होंगे, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए इस सोलर प्लांट्स के लिए दिए गए हैं। 2,127 करोड़ रुपए जो है कोपाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। 2 प्रोजेक्ट के लिए 20 जो कि 46.5 ये बोपारानी रिवर और ये प्रोग्रेस में ऑलरेडी है, पहले चल रहा है। 2500 करोड़ रुपए जो कि 10 मेगावाट प्लांट के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी पैसे दिए गए हैं। यहाँ पर गैस इंजन प्रोजेक्ट भी है, उसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज लोगों को अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। गॉट इट। और नेक्स्ट है स्टार्टअप सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, स्टार्टअप सेगमेंट इज मिसिंग ओवर हियर। हाँ, ये एनर्जी नहीं है, स्टार्टअप सेक्टर है, सॉरी, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप सेक्टर के लिए 25 करोड़ रुपए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में दिया गया है, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को जनरेट किया सके। स्टार्टअप आप जानते हैं, स्टार्टअप क्या होता है, छोटे छोटे नए आइडियाज़, इनोवेशन के साथ नई कंपनीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, और आगे चलकर ये इनके अंदर इतनी पोटेंशियल होता है कि ये बहुत बड़ी कंपनीज बन सकें और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। साथ साथ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है जो एग्जिस्ट करता है उसको भी ईजिली ये सॉल्व करें। 15 करोड़ रुपए असम यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया गया है, तेजपुर यूनिवर्सिटी और सिलचर यूनिवर्सिटी को। इन यूनिवर्सिटीज़ को मिला के 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 25 करोड़ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दिया गया है। तो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो आसाम बजट में ये मेजर सेगमेंट्स थे जो हमने समझा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बजट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट।